नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के साथ में पार्टिकल लेवल पर क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट थर्मल एनर्जी से अफेक्टेड रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। 12th क्लास में आप सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ोगे। तो ये गैसियस स्टेट, इसमें ये फिगर आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एटमॉस्फेयर के अंदर है, या जैसे सोडा के अंदर जो बबल्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, वो हैं कार्बोनिक एसिड की वजह से वो बनते हैं। और फ्यूम वॉल्केनोस के अंदर फिर ये जो बलून्स दिख रहे हैं उनके अंदर आप देखिए। फिर हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जो गैसियस स्टेट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मीन्स क्या हुआ कि जब हम जैसे एक सिलेंडर लें जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो पिस्टन को अगर आप दबाओगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब गैसेस में ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है। जब आप पिस्टन दबाते हो तो क्या होता है कि पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं। तो ये कंप्रेसिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है गैसेस के अंदर मिलती है। लिक्विड में बहुत मामूली नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है और सॉलिड्स में ना के बराबर होती है। फिर हम देखें सेकंड पॉइंट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब किसी बलून में जैसे कोई गैस भरी हुई है, हीलियम है या एयर है, कोई भी गैस, तो जब आप बलून को चारों तरफ से दबा करके देखते हो तो आपको प्रेशर फील होता है। तो ये जो प्रेशर होता है, जिस कंटेनर में गैस को लिया गया है उस कंटेनर में सारी डायरेक्शन में ये इक्वल प्रेशर जनरेट करती हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। रीज़न वही है, डेंसिटी का मतलब क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। या आप यूँ कह दीजिए कि जितने कम वॉल्यूम के अंदर जितना ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। भाई अगर हम 1 लीटर कोई गैस ले लें किसी कंटेनर के अंदर और दूसरे कंटेनर में 1 लीटर हम पानी ले लें, फिर वजन तोल के देखेंगे, ऑब्वियसली जो पानी है उसका मास ज़्यादा आएगा गैस के कंपैरिजन में। और आपको पता है कि ये 1 लीटर पानी का मास 1 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होता है, जबकि 1 लीटर गैस का मास बहुत कम होगा। अब ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी ली हुई है, अलग अलग गैसेस के लिए भी मास अलग अलग होता है। द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। ये तो आप फैमिलियर हो इस चीज़ से। ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स है और ना शेप फिक्स है। जिस कंटेनर में आप ले रहे हो उस कंटेनर का शेप वो गैस एक्वायर कर लेगी। और ख़ास बात, कंटेनर क्लोज होना कंपलसरी है। दिस एज्यूम द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ कंटेनर। फिर लास्ट पॉइंट देखिए, गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। यानी अगर किसी कंटेनर में आप अलग अलग गैसेस लेते हो, चाहे 2 ले हो चाहे 3 लो, तो ये सारी गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं। ये बात माइंड में रखना, कभी भी गैसेस के केस में कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड नहीं बनता है, ये ट्रू सॉल्यूशन ही बनाती हैं। फिर लास्ट वाला पॉइंट देखिए, द स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। इनके बारे में और डिटेल स्टडी आगे करेंगे गैस लॉज के अंदर। अब इस चैप्टर में गैस के ये लॉज हैं जो हम पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसॉक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
तो वन बाय वन करके हम इनकी स्टडी करें। पहला आप देखिए बॉयल्स लॉ। ये लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर P of a fixed amount of gas varies inversely with its volume। देखो दो चीज़ें यहाँ कांस्टेंट रख रखी है, एक तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो क्या होता है, P is proportional, inversely proportional to the volume, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो हम V इज प्रोपोर्शनेट टू 1/P भी बोल सकते हैं। मीन्स ये हुआ कि किसी कंटेनर में आपने गैस ली हुई है, अगर उसका वॉल्यूम कम करते जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर वॉल्यूम को आपने बढ़ा दिया तो अंदर प्रेशर कम होता जाएगा। कंटेनर या सिलेंडर का एग्जांपल ले लो जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, ऑब्वियसली कोई गैस भरी हुई है उसके अंदर, जब आप पिस्टन को दबाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। लेकिन ये बात माइंड में रखना कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तभी ये परफेक्टली इस चीज़ को फॉलो कर पाएगा, है ना। और गैसियस केस में ये लिक्विड और सॉलिड पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट हमको मिलता है K, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। या हम बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू K1, या हम बोल सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू K1, और इसी तरह से P2V2 इज इक्वल टू K2। तो K तो कांस्टेंट है, तो K1 और K2 दोनों बराबर होंगे, ऑब्वियसली उस केस में P1V1 इज इक्वल टू P2V2 हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे। लेकिन ये बात माइंड में रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इसको हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। फिर अभी हमने पढ़ा था डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं मास इनटू प्रेशर, या हम बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब ये कुछ ग्राफ हैं, इन ग्राफ को हम समझें बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। पहले तो आप सबसे ऊपर वाले लेफ्ट साइड में जो ग्राफ हैं उनको देखिए। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे V लिया हुआ है वॉल्यूम और Y एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है। तो किसी कंटेनर में देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। जैसे जैसे आप पिस्टन को दबाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। नेचुरल सी बात है कि प्रेशर उसके अंदर बढ़ता जाएगा, पर वो किस तरह से बढ़ता है, ये जो ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो रेड लाइन, बस इसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पे आप प्रेशर ले लो और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लो, तब भी हमको सेम कर्व मिलेगा, ठीक है। नीचे की तरफ के जो दो कर्व हैं ये देखिए, इस कर्व के अंदर एक्स एक्सिस पे 1/V लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है। तो आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, K/V, है ना। तो K क्या है, कांस्टेंट है। तो जो 1/V, अब ये कांस्टेंट, ये स्लोप है, तो जैसे जैसे 1/V की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, है ना। आप उल्टा भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले लो, वाई एक्सिस पे 1/V ले लो, तब भी ग्राफ हमको इस तरह का मिलेगा। फिर और नीचे की तरफ देखिए, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इस कर्व के अंदर देखिए, इसमें प्रेशर एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और पीवी वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। तो पीवी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन,
गुणनफल हिंदी में बोलते हैं उसको, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये हुआ कि आपने कंटेनर लिया हुआ है, उसको जैसे जैसे उसके अंदर वॉल्यूम को कम करते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे ये कांस्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर V भी ले सकते हो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे PV रहने दो, तब भी ग्राफ हमको ऐसा ही मिलेगा। अब ये जो सिलेंडर वाला आपको दिख रहा है जिसमें पिस्टन लगाया हुआ है, इसको हम देखें और समझें। इसमें देखिए और समझिए, ये पहला वाला आपको दिख रहा है सिलेंडर, जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है ऊपर की तरफ, मूवेबल पिस्टन है। अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो प्रेशर है वो 2 बार है, वॉल्यूम है 10 लीटर। अब जब हम इसके ऊपर वज़न रखते हैं, मास रखते हैं, तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो आप इसमें देख रहे हो ये पिस्टन इतना नीचे आ गया, यानी वॉल्यूम पहले जो 10 लीटर था वो अब डिक्रीज होकर के 4 लीटर रह गया है। तो इसके अंदर प्रेशर कितना बढ़ गया, 5 बार। ठीक है, पहले 2 बार था लेकिन अब 5 बार हो गया। अगर हम थोड़ा सा उसको रिलीज करें, यानी वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो 8 लीटर कर दें, तो प्रेशर कितना हो गया, 2.5 बार। ध्यान दोगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, यानी P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, और ये 2.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 20। मतलब क्या हुआ कि P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम ये वाला ग्राफ समझने की कोशिश करें। देखिए ये ग्राफ को प्रेशर और 1/V यानी वॉल्यूम का ही यहाँ पर फैक्टर लिया हुआ है। वॉल्यूम डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और 1 को डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, वो वाला ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को समझो, इसके अंदर x एक्सिस पे हमने 1/V लिया हुआ है और y एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया हुआ है। अभी आप केवल इस वाले कर्व को कंसिडर कीजिए, अभी इनको छोड़ दीजिए, इनको भूल जाइए। तो ये जो कर्व है इसको समझने की कोशिश करें। हमको ये पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब 1/V की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप ये 1/V बढ़ाओगे, ध्यान देना वॉल्यूम कम करोगे तभी तो 1/V बढ़ेगा, डिनोमिनेटर जितना कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हमने देख ली। अब हम मैंने एक बात बताई थी, इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आपको इसके अंदर दिख रहा है कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर T1 लिखा हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलर ये टेम्परेचर है। अब हम क्या करें कि टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दें, पर्टिकुलर उसी वॉल्यूम पर। कोई आप एक वॉल्यूम ले लीजिए, जैसे कि ये वाला वॉल्यूम आपने ले लिया, मान लो ये वाला वॉल्यूम ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे आप तो उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, ऑब्वियसली 1/V की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को अब हम वॉल्यूम को कम करेंगे। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम को कम करोगे तो वैसे वैसे क्या होगा, इस फिगर से इस चीज़ को हम समझें। देखो ये जो आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर ये जो पिस्टन लगा हुआ है, तो जैसे जैसे आप पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, तो नेचुरल सी बात है कि प्रेशर बढ़ेगा।
अभी देख, जब भी बॉयल्स लॉ की स्टडी की जाती है तो ये जो सिलेंडर होते हैं इनको थर्मोस्टेट के अंदर रखा जाता है। मतलब थर्मोस्टेट क्या काम करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। अभी एक मोमेंट के लिए हम ये सोच लें कि हमने इसको थर्मोस्टेट के अंदर नहीं रखा है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर वेरी कर सकता है। अब हम क्या करें, अगर इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे पिस्टन को, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, जो अभी उस ग्राफ के अंदर मैं बात कर रहा था। नेचुरल सी बात है, प्रेशर अंदर बढ़ेगा, साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा जब साइकिल के पहिए में हवा भरते हैं या फुटबॉल में हवा भरते हैं, वॉलीबॉल में भरते हैं, तो पंप गर्म हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि हम उसमें भी क्या करते हैं, पिस्टन को दबाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, या हम यूँ कहते हैं कि एयर कंप्रेस होती है, मॉलिक्यूल पास में आते हैं, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनमें, तो एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। इसी वजह से पंप गर्म हो जाता है, मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब अब ये जो ग्राफ है उसको हम फिर से समझें। अभी इसको हम यूं समझने की कोशिश करें कि मान लो कि वो जो सिलेंडर है उसका पिस्टन है उसको हमने लॉक कर दिया, मतलब पिस्टन अब मूव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो गया, मान लो कि ये उसका वॉल्यूम ये कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जो टेम्परेचर है, सपोज इस टेम्परेचर पे हमने देखा कि उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, वो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर इतना है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो पिस्टन लॉक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हम अगर कोई बर्नर लगा करके उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदर गैस का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो T2 टेम्परेचर है इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर इतना हो जाएगा, यानी पहले के कंपैरिजन में ये बढ़ गया। और टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर देखिए तो और ज़्यादा हो गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसके अंदर तीन तरह के टेम्परेचर बता रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा वाला टेम्परेचर किस केस में होगा, T3 वाला केस, और उसके बाद में T2 वाला केस, और उसके बाद में T1 वाला केस। मतलब ये इसको फॉलो करेगा, T3 इज ग्रेटेस्ट एंड देन T2 एंड T1, यानी T1 की वैल्यू सबसे कम है। तो उम्मीद है ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप देख रहे हो सिरिंज है, बाईसाइकिल पंप है, लंग्स है, हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है। अंडर वाटर फिश है, स्क्यूबा डाइवर है, गोताखोर अंदर की तरफ जाता है, साथ में वो सिलेंडर लेकर के जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, और ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर भी आपको वही वाला है, वॉल्यूम और प्रेशर वाला। इस तरह से ये, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लें, सेम कर्व है जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये वॉल्यूम और प्रेशर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड है, जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम V ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड क्यों यूज़ किया है इसको हम आगे देखेंगे, पर ये बात माइंड में रखना, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी जैसे जैसे अगर प्रेशर को, अभी यही चीज़ हमने देखी थी वो सिलेंडर और पिस्टन वाले केस में, हमने क्या देखा था वहाँ पे कि पिस्टन को लॉक कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका उल्टा करो, हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं और अब उस सिलेंडर को गर्म करते हैं, तो क्या होगा, वो जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। उसको फ्री किया हुआ, पिस्टन को लॉक नहीं किया है, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे आप हीट एनर्जी दोगे, जितना टेम्परेचर उसका बढ़ेगा उतना ऊपर की तरफ वो पिस्टन जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। उल्टा करो, आप उसको वापस से कूल करना शुरू करो, ठंडा करोगे तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ऑब्वियसली उसमें प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में बैलेंस रहेगा।
तो इसके अंदर V इज इक्वल टू K2T, ये K2 कांस्टेंट हो गया। तो दो अलग अलग वॉल्यूम और टेम्परेचर हम लें तो उसमें ये रिलेशनशिप हमको मिलेगी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब चार्ल्स ने जो स्टडी की थी उसको हम समझें। सपोज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0। कोई गैस हमने ली, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, उसका वॉल्यूम हमने मान लिया V0 है। ध्यान देना वॉल्यूम 0 नहीं है, V0 मान लिया है, ठीक है। तो V0 मान लो कि 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, जो भी, उसको हमने V0 बोल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इस केस में वॉल्यूम यहाँ पर V1 आना चाहिए, V0 लिखा है, तो V1 इज इक्वल टू जो इनिशियल वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये V0 ये इनिशियल वॉल्यूम है 0 डिग्री वाला, उसमें थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, यानी इतना वॉल्यूम और आप ऐड कर दो। तो V0 इंटू 1 अपॉन 273। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V0 अपॉन 273 डायरेक्टली। फिर हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया टेम्परेचर, यानी अब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जो V2 है, ध्यान देना ये V0 लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर V2 आएगा। तो V2 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू 2 अपॉन 273, या आप यूँ लिख दो 2 V0 अपॉन 273, ऐसा भी लिख सकते। इसी तरह से अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो V3 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू 3 अपॉन 273 हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया तो उसमें Vt इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T अपॉन 273। अब हम क्या करें, इसके अंदर ये V0 को कॉमन ले लें तो हमको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, यानी Vt इज इक्वल टू V0 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस T अपॉन 273। अब इसको थोड़ा और हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा Vt इज इक्वल टू V0 273 प्लस T अपॉन 273। अब ये ध्यान दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो T टेम्परेचर में जब 273 ऐड कर देते हो तो ये T केल्विन स्केल पे हमको ये टेम्परेचर मिलता है। डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में जब आप 273 को ऐड करते हो तो आपको टेम्परेचर मिलता है केल्विन स्केल वाला। तो ये वाली इक्वेशन हमको मिलेगी Vt इज इक्वल टू V0 इंटू T अपॉन 273। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। नीचे की तरफ जो इक्वेशन लिखी हुई है ये V1 इज इक्वल टू V0 बिल्कुल वही है, बस केवल हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया। तो इसी तरह से टेम्परेचर V2 इंक्रीज कर दिया है तो T2 जो टेम्परेचर होगा उस पर वॉल्यूम V0 इंटू 1 प्लस T2 अपॉन 273 हो जाएगा। तो V1 और V2 में इस तरह से रिलेशनशिप हमको मिलेगी। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, इसमें आप देख रहे हो ये T1 प्लस 273 और T2 प्लस 273, हमने क्या किया, जो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर था उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो उसी को हम रेस्पेक्टिवली कैपिटल T1 और T2 की फॉर्म में लिख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप सीधे सीधे V1 अपॉन V2 को T1 अपॉन T2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये वाला थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, या हम यूँ बोल सकते हैं V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमको मिलता है। अब ये चार्ल्स लॉ की स्टडी करने के लिए कर्व को देखिए। ये पहला वाला कर्व देखिए जिसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो जो पिस्टन मूव कर रहा है ना, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ प्रेशर बराबर होगा तो पिस्टन भी कांस्टेंट रहेगा। और अगर मान लो कि आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ऑब्वियसली प्रेशर को बराबर रखने के लिए पिस्टन मूव करेगा।
अब कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये कर्व देखिए जो हमने बायल्स लॉ के अंदर देखा था ना, उसमें जिस तरह से टेम्परेचर के वेरिएशन से कर्व को समझने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह से प्रेशर के वेरिएशन से वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व भी आप लोगों को समझना है। अब आज मैं ये वीडियो यहीं फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन इस ग्राफ को आप लोगों को समझना है, इसको मैं अगले वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। फिर आप लोग नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।